4 जो आपका है ना फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। सबसे पहले देखो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, सबसे पहली हेडिंग जो है ना आपकी प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग है। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे पहली चीज़ है डेफिनेशन क्या होती है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग इज द आर्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रोडक्ट एंड इट्स पोटेंशियल कंज्यूमर्स। जब हम एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट और पोटेंशियल कंज्यूमर्स के बीच में, उसे कहते हैं प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग से कंज्यूमर के अंदर नीड क्रिएट होती है, कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के फीचर्स जानने में इंटरेस्ट आता है, और ये भी प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग बताता है कि कैसे आपका प्रोडक्ट जो है कंपेटिटर से अलग है। मतलब मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट है और उसका कंपेटिटर आ रखा है, तो आपका प्रोडक्ट कंपेटिटर से बेटर कैसे है वो बताएगा क्या, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो छोटे 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो बन सकता है इसमें से। जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग होती है वो प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी बनाती है, प्रोडक्ट की इंडिविजुअलिटी बनाती है। क्वेश्चन आएगा डैश काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स द पर्सनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज द आंसर, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है इट कैन यूज मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीडिया एंड रेपर्टोयर ऑफ टेक्निक्स, मतलब काफ़ी सारी टेक्निक्स इस्तेमाल हो सकती है, काफ़ी सारा मीडिया इस्तेमाल हो सकता है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग के लिए। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एग्जाम्पल दिया हुआ है एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन का। जब कोई एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन किसी भी स्पोर्ट्स वेयर को एडवोकेट करता है तो उससे क्या होता है, इमीडिएट इक्वेशन बन जाता है। लास्ट में आप क्या याद रखेंगे, प्रोडक्ट कैंपेन में, हर कैंपेन में क्या होता है, अपने प्रोडक्ट की पिच बनाता है। पिच मतलब आप किस तरीके से चाहते हो कि कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट को जो है परसीव करे। इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो काफी अग्रेसिव कैंपेन होगा। एग्रेसिव कैंपेन इसलिए होगा क्योंकि मार्केट में बज़ क्रिएट करना है, और अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है तो फिर आपको एग्रेसिव मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको लेस एग्रेसिव टोन में भी आपका काम बन जाएगा, लेकिन आपको वो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बॉन्ड है प्रोडक्ट का कंज्यूमर से, उसको रिन्यू करना पड़ेगा इन एन इनोवेटिव वे। हर एक शब्द जो मैं बोल रही हूँ ये आपको याद रखना है और इसको रिवाइज करना है। इतना ही है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग के अंदर, ठीक है। अब बात आती है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग की। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग जो सेकेंड टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग है, ये कहता है कि इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग जो है हार्ड सेल स्ट्रैटेजी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आप सबसे पहले प्रोडक्ट को बेच नहीं रहे हो, आप क्या बेच रहे हो, कंपनी की इमेज को। कंपनी की इमेज को बेचने के लिए आप कोई नोवल आइडिया प्रमोट कर सकते हो, जैसे कि आप पर्यावरण के लिए काफी कंसर्न हो, आप ये बता सकते हो अपने कैंपेन्स के थ्रू। आप कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए कुछ करना चाहते हो, आप जेंडर इश्यूज के लिए कुछ करना चाहते हो, तो उन चीज़ों के लिए जब हमें प्रोडक्ट अपनी कंपनी की इमेज बनानी है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग में आप डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, समझ में आ गया। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर किसी कंपनी की पहले कोई नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है और उसके इम्पैक्ट को आप रिड्यूस करना चाहते हो, तो वहां पर आप इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग का मदद ले सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल मतलब इंस्टीट्यूशन या कंपनी की इमेज को इंप्रूव करना, ना कि प्रोडक्ट को डायरेक्टली बेच देना कि ये प्रोडक्ट है खरीद लो। अब बात आती है पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग की। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग को हम पब्लिक अवेयरनेस एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं, हम सोशल सर्विस एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं, और हम सोशल अवेयरनेस एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, जब सोसाइटी में, समाज में आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है किसी प्रॉब्लम की, किसी कॉज की, तो आप इस्तेमाल करेंगे पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, ठीक है। यहां पर आप लिख करके आना कि पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं, छोटे और प्रिसाइज मैसेजेस को जनरेट करते हैं और उसको ट्रांसमिट करते हैं, और वो जो ये छोटे और प्रिसाइज मैसेजेस हैं ये किसी कॉज या प्रॉब्लम से रिलेटेड होने चाहिए। अब जो मैसेजेस है ना वो बहुत ड्रामेटिक होंगे, जिससे कि कंज्यूमर का एकदम अटेंशन जो है ग्रैब हो जाए, इमीडिएट अटेंशन ग्रैब हो जाए और इम्पैक्ट क्रिएट कर दे। स्ट्रेस हमेशा पॉजिटिव कम्युनिकेशन पे होगा, जो बिलीव करता है ना बेटर टुमारो, ठीक है। और प्लान करते समय ऐड को आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टारगेट ग्रुप को जो है ध्यान में रखते हुए इस तरह की एडवर्टाइजिंग का प्रयोग करना है। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग में आप याद रखेंगे कि एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशल एक्टिविज्म का। यानी कि जितने भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, यूएन की एजेंसी, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हैं और एनजीओज हैं, ये काफी बार एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग की मदद लेती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन याद करो एडवोकेसी की। एडवोकेसी इज एन एक्टिविटी बाय एन इंडिविजुअल और बाय अ ग्रुप दैट सीक्स टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस सच एज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे बोला गया है एडवोकेसी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कोई व्यक्ति कर सकता है या फिर एक ग्रुप कर सकता है, जब वो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे होंगे, बड़े जो है टॉपिक्स रहेंगे, और ये इसीलिए की जाती है ताकि एक पब्लिक
डिबेट जो है वो स्पार्क हो सके, वो हो सके। और कई बार एडवोकेसी से आप रिसोर्स एलोकेशन को भी मॉडिफाई करना हो सकता है, और इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए लॉबिंग, कंडक्टिंग पब्लिक इवेंट्स, पब्लिशिंग रिसर्च एंड आर्टिकल्स, ये सारा किसका सिनेरियो है। एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग के थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा एड, कोई भी ऐसा मैसेज या पब्लिक कम्युनिकेशन जो कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज के रिलेटेड हो, वहां पर आप एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग करेंगे। तो जहां पर भी ये वर्ड आ गया सोशल इश्यूज, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज और पॉलिसी मेकिंग इम्पैक्ट और पॉलिटिकल इम्पैक्ट, तो आपका आंसर क्या रहेगा? एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। ठीक। अल्टीमेट एम ऑफ ऑल एडवोकेसी इज टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो हम पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस तो करना चाहते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में भी इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, लेकिन समाज के हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। मतलब एक बड़े पैमाने पे हम देखें तो हम जन की या समाज की हम इंटरेस्ट में ये काम करना चाहते हैं, और सर्टेन ग्रुप्स विद इन इट। क्लियर। अब पढ़ते हैं कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग के बारे में। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग नाम से समझ में आ रहा है, जब आप कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन मतलब कंपेयर करोगे, ठीक है। तो कंपैरिजन किस में करोगे? अपने प्रोडक्ट में और कंपटीटर के प्रोडक्ट में कंपैरिजन आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्रांड होगा, राइट हैंड साइड में एक ब्रांड होगा, दोनों में कंपैरिजन दिखाया जाता है। मेरा ब्रांड अच्छा है, कंपटीटर का ब्रांड ऐसा है वैसा है, लेकिन नाम नहीं बताया जाता कंपटीटर की ब्रांड का, ठीक है। कई बार उसको मास्क भी कर दिया जाता है। तो ये किस तरह की एडवर्टाइजिंग है? कंपैरेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग में पहले पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है कि मेरिट्स, वहां पे मेरिट्स लिखे हुए हैं, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इट इज रिजॉर्टेड बाय कंपनीज, मतलब इट इज अडॉप्टेड बाय कंपनीज जिनको मार्केट में नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है। अगर आपको मार्केट में नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है तो आप क्या करेंगे? कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग करेंगे। ये यहाँ पर काम आता है, तो ये हो गया इसका मेरिट। सेकंड पैराग्राफ में ये है कि कई बार कंपटीटर का जो प्रोडक्ट होता है जिससे आप कंपैरिजन दिखा रहे हो ऐड में, वो डायरेक्टली नेम नहीं किया जाएगा, लेकिन वो इंप्लाइड होगा। मतलब कंज्यूमर जब देखेगा उसका कलर, उसका हाव भाव, तो वो समझ जाएगा कि वो किस प्रोडक्ट की बात कर रहा है, लेकिन क्लियर नाम नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर नाम क्लियर तुम दे दोगे कंपैरेटर का तो वहां पर लॉ सूट अट्रैक्ट हो जाएगा, आपके अगेंस्ट केस हो सकता है। तो इसीलिए ये जो है लाइन इंपॉर्टेंट है सेकंड पैराग्राफ में। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि यूरोप, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इस तरह की कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग जो है लीगल है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ये अलाउड नहीं है, ठीक है। इट इज अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। अब यहाँ पर एफटीसी की डेफिनेशन पूछी जाएगी। एफटीसी क्या होता है? फेडरल ट्रेड कमीशन। यूएस का फेडरल ट्रेड कमीशन ये असर्ट करता है कि कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग इज अ सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर। मतलब जो एफटीसी है उससे क्या होता है? कंज्यूमर को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है और असिस्ट करता है रैशनल परचेज डिसीजंस लेने में। रैशनल मतलब लॉजिकली, ठीक है। इट ऑल्सो एनकरेजेस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन। और ये तीसरे पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा गया है एक पॉइंट स्केप्टिसिज्म के बारे में। व्हाट इज स्केप्टिसिज्म? मतलब कंज्यूमर के अंदर एक डाउट पैदा होना कि जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा था या अभी खरीदूंगी, क्या ये सही होगा, क्या ये नहीं होगा, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। स्केप्टिसिज्म एक शक जो है कंज्यूमर के दिमाग में चला जाता है, और कोई ऐसा पॉजिटिव डेटा नहीं है कि ये 100% हमेशा सक्सेसफुल ही होगा। तो इस टेक्निक को रिजॉर्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। साथ में इसका डीमेरिट ये भी है कि कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग से आप जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो, आप कंज्यूमर का ध्यान भटका रहे हो, उसका ध्यान कंपेटिटर के प्रोडक्ट पे भी जा रहा है। कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग या COOP एडवर्टाइजिंग, कूप एडवर्टाइजिंग या कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग, इसमें ये होता है कि दो बिजनेसेस साथ में आके एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को शेयर करते हैं। तो डेफिनेशन में आप ये लिखेंगे, जब एक लार्ज बिजनेस और एक स्मॉल बिजनेस साथ में जब कोऑपरेट करेंगे और अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को शेयर करेंगे, उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग। तो इसका एग्जाम्पल लोकल ग्रोसरी स्टोर्स का बुक में दिया हुआ है। लोकल ग्रोसरी स्टोर मतलब जैसे जो राशन की दुकान होती है, ग्रोसरी स्टोर होता है, तो आपने देखा होगा जो ग्रोसरी स्टोर का जो नाम होता है, उस नाम के बगल में कई बार आपको सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक के नाम भी दिख जाएंगे। तो बेसिकली वो जो कंपनीज होती हैं उन्होंने स्पॉन्सर किए होते हैं वो बड़े बड़े बोर्ड, एडवर्टाइजिंग के बड़े बड़े बोर्ड्स जो उनकी दुकान के सामने लगे होते हैं, जिससे आप पहचान करते हो कि ये किसकी दुकान है, राइट। तो कई बार ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड के लोगोज आपको मिल जाएंगे। तो वो क्या हो रहा है? वो ये हो रहा है कि भाई सस्ते में वो शॉप को बोल रहा है कि मैं आपके लिए अच्छा सा सुंदर सा फ्लैशी सा बोर्ड तैयार कर दूंगा जिसमें आपकी ब्रांडिंग होगी। बस ये है कि आपको जो है मेरे कंपनी का लोगो इसमें लगाना है, ताकि मेरे जो कंज्यूमर्स का मन में जो है मेरी कंपनी की इमेज बनी रहे, ठीक है। तो ये होती है कोऑपरेटिव एडवर्टाइजमेंट। और लोकल रिटेलर्स को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, और लोकल रिटेलर्स इसमें खुश रहते हैं क्योंकि उनको भी कुछ
कंसिडरेशन दिया जाता है अगर आप कोई बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट जो है प्रमोट करो। अब यहाँ बुक में लिखा हुआ है डायरेक्ट मेल, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। डायरेक्ट मेल मतलब नाम से समझ में आ रहा है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट टू द पॉइंट, ठीक है। तो सपोज मेरे घर में अगर कोई लीफलेट डाल के चला जाए ट्यूशन सेंटर का, तो एकदम से मैं देखूंगी ट्यूशन सेंटर कहाँ पे वो सर पढ़ा रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, और उसका एड्रेस क्या है, और इमीडिएटली अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उसको कांटेक्ट कर लूँगी। या फिर कोई एसी गीज़र का सर्विसिंग कराने वाले व्यक्ति का लीफलेट उसमें आया है घर में, तो हम डायरेक्टली उसको देखते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐड जो है हमारे घर में ही आ गया है। कई बार न्यूज़पेपर के अंदर रोल होके आता है। इवन खाने पीने का जो आपके रेस्टोरेंट्स के एड्स हैं वो कितनी बार आ जाते हैं हमारे घरों में न्यूज़पेपर्स के साथ। तो उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेल। जब आप कंज्यूमर के को पर्सनली कोई एडवर्टाइजमेंट कर दो। कई बार हम मार्केट में होते हैं, लोग आपको वो छोटे छोटे क्या कहते हैं सिग्नेचर कार्ड्स, वो भी बिजनेस कार्ड्स, वो आपको दे देते हैं। लीफलेट आपको, आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम के देने के बाद बाहर बिल्डिंग से बाहर आए, आपने देखा कोई IIT JEE कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपको लीफलेट पकड़ के चला गया, तो ये क्या है, डायरेक्ट मेल है। डायरेक्ट मतलब जो है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट है, जिसमें मास मीडिया का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग की। पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग में ये होगा कि सपोज आप किसी दुकान पे खड़े हैं, आपने वहाँ पे पूरा राशन का सामान ले लिया, लास्ट में आप चेकआउट कर रहे हैं किसी मार्ट में, ठीक है। जब आप चेकआउट कर रहे हैं तो वहीं पे छोटे छोटे स्टैंड बने होंगे जिसमें टॉफी, चॉकलेट्स, च्युइंगम्स, बहुत सारी चीज़ें रखी होंगी जो कि 10-20 रुपये 50 रुपये मैक्सिमम की होंगी। तो उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग। मतलब कस्टमर पहले से मन बना के नहीं आता है कि उसको वो खरीदना है, लेकिन जहाँ पे वो खड़ा है, जहाँ पे वो काम कर रहा है, या उसको उस टाइम पे उसको चेकआउट कराना है, उसको अपने पेमेंट करनी है, तो थोड़ा सा समय लगता है। तो पेमेंट जब तक हो रहा है आपका ध्यान इधर उधर जाता है, तो आप देखते हैं कि ये चॉकलेट पड़ा है, ये पेन पड़ा हुआ है, ये शार्पनर पड़ा है इंटरेस्टिंग सा, तो आप वो खरीदना चाहते हैं। 10-20 रुपये की सेल जो है एक्स्ट्रा हो जाती है। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग। एग्जाम्पल है विंडो शॉपिंग। दूसरा इसका एग्जाम्पल है विंडो डिस्प्लेज, फ्लोर स्टैंड्स, बैनर्स। आई कैचिंग होता है और एक इंड्यूस करता है इम्पल्स खरीदने की। मन करता है कि इसको खरीद ले इस चीज को, जबकि उसकी जरूरत है नहीं है, वो दैट इज नॉट अ मैटर। सो दीज आर द एग्जाम्पल। आपको याद करके जाना है POP एडवर्टाइजिंग के एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल क्या है, विंडो डिस्प्ले, फ्लोर स्टैंड, बैनर और विंडो शॉपिंग, ठीक। नाउ द लास्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग इज इंफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग। इंफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग में ये होगा जब आपको मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो इंफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग की हेल्प लेंगे। इंफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग में ये होता है कि आपको कंज्यूमर के दिमाग में अपने ब्रांड नेम को सही से रजिस्टर करा लेना है, क्योंकि प्रोडक्ट नया है मार्केट में और आप चाहते हो कि कंज्यूमर को आपके ब्रांड का नाम तो याद रहे। जैसे रिसेंटली अभी एक अच्छी सी कार की ब्रांड आई थी जिसने 2-3 SUVs एक साथ लॉन्च कर दी थी, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई हैं और गुड लुकिंग भी है। और जो स्टैंडर्ड SUVs वैसे दिख रही थी इंडिया में, उससे तो काफ़ी बेटर ही दिखती हैं वो, इसलिए वो इतनी बिक भी गई, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग काफ़ी अच्छी हुई। उसके यूजेस बताए गए, उसके बेनिफिट्स अच्छे से बताए गए, और उसकी जो ब्रांडिंग है, कार ब्रांड की जो ब्रांडिंग हुई है, वो भी इतनी अच्छी हुई है कि कस्टमर के दिमाग में उसका नाम जो है छप गया, याद हो गया। इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग। नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इन्फॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है SUV का। SUV मतलब स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। पहले तो 2 ही तरह की गाड़ियाँ होती थी, छोटी गाड़ियाँ या फिर बहुत लंबी गाड़ियाँ, सेडान गाड़ियाँ। लेकिन फिर अचानक से ऐसा टाइम आया जब SUV गाड़ियाँ लॉन्च होनी शुरू हो गई, तो फिर हमें इंडियन लोगों को पता चला SUV क्या होता है। SUV क्या हम नॉर्मल मिडिल क्लास लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। फिर धीरे धीरे लोगों ने बहुत सारी SUVs खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग अच्छी तरह से होने लग गई। हमें महसूस होने लग गया कि SUV भी हम खरीद सकते हैं, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो कैसे डिफरेंट है आपकी सेडान गाड़ियों से या फिर हैचबैक गाड़ियों से, ठीक है। याद रखना है कि जब जो नया प्रोडक्ट है जब वो फेमिलियर हो जाए, मतलब मार्केट में लोगों को नाम वाम पता चल जाए उसका, उसके बाद जो कैंपेन है, जो एड कैंपेन है, जो सीरीज ऑफ एड्स आप चला रहे हैं अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फिर आपको पिच उसकी चेंज करनी पड़ेगी और परसुएसिव एंड ब्रांड बिल्डिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप उसको सिर्फ ब्रांड का नाम नहीं रटवा सकते, आपको उसके यूजर्स और बेनिफिट्स पर भी उसका जो है ध्यान लाना पड़ेगा, और उसकी ब्रांडिंग पे भी आपको काम करना पड़ेगा। तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन करेंगे, बाद में आप ब्रांडिंग करेंगे और परसुएसिव कैंपेन लॉन्च करेंगे। When the aim of the advertising, last line, when the aim of the advertising is to give people information about the availability, characteristics and prices of goods, we call it informational advertising। ये डेफिनेशन सबसे लास्ट में दी हुई है। जब हम लोगों को, जनता को, पीपल को किसी भी गुड्स की अवेलेबिलिटी के बारे में परिचित कराते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में परिचित कराते हैं, प्राइसेस के बारे में परिचित कराते हैं, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग। इस तरह की एडवर्टाइजिंग करने से क्या होता है, कंज्यूमर की रेंज ऑफ चॉइसेस जो है बढ़ जाती है, और उसके क्वालिटी ऑफ डिसीजंस पे भी इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि
इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर इज ऑल्सो सीन एज अ प्रायोरिटी फॉर अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजर्स। इसी के साथ टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के ये 9 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आपके फिनिश होते हैं। चैप्टर को ढंग से एक बार रीडिंग देंगे, उसके बाद भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट्स में बताएंगे।